बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि नील्स बोर ने जो रिजल्ट्स रदरफोर्ड ने निकाले थे उनको यूटिलाइज़ किया। और भी दो डेवलपमेंट हैं जो कि बोर मॉडल में मेजर रोल प्ले करे। एक तो है डुअल करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका मतलब है कि जो रेडिएशंस होते हैं वो दोनों वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों तरह के करैक्टर्स पजेस करते हैं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इन दोनों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इनका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर पढ़ेंगे। जेम्स मैक्सवेल 1870 में जेम्स मैक्सवेल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज बॉडीज़ और उनके बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में उनके बिहेवियर को स्टडी किया था। इन्होंने ये कहा था कि जब एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं। जब एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं और ट्रांसमिट होती हैं। ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो फील्ड्स हैं, ये ट्रांसमिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये ट्रांसमिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड दीज वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो मैक्सवेल ने ये सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड ट्रांसमिट होती हैं तो ये वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती हैं, और इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। लाइट भी एक तरह का रेडिएशन है। और एंशिएंट टाइम्स से सबसे पहले न्यूटन ने सजेस्ट किया था कि जो लाइट है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कॉर्पसूल्स। लेकिन 19th सेंचुरी में जैसे 1870 में मैक्सवेल ने ये बताया था, तो 19th सेंचुरी में जो है मैक्सवेल सबसे पहले थे जिन्होंने ये बताया था कि जो लाइट है वो वेव नेचर की होती है। लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करैक्टर, मतलब लाइट में एक वेव नेचर होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन है, इनके बारे में इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। इन्होंने बताया था कि जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, जो वेव के फॉर्म में एक पार्टिकल है जो कि वेव के फॉर्म में चल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब क्या है कि मान लो ऐसे चल रहा है तो डायरेक्शन क्या हुई, ये डायरेक्शन हुई। तो मान लो ये डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हुई, तो इसका एक कंपोनेंट, मान लो ये सामने एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हुई, तो मैंने मान लिया कि वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने मान लिया कि जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो तुम समझे, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, बल्कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से भी परपेंडिकुलर होते हैं। फिर से देख लेते हैं। ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब इन पे एक एक मान लेते हैं। ये मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी।
तो ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट हैं जिनकी सेम वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड सब सेम होता है, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। साउंड वेव और वाटर वेव को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, मीडियम। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब लाइट वेव्स कैन ऑल्सो ट्रेवल इन द वैक्यूम, लाइक साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। बहुत सारे रेडिएशंस जो हैं, बहुत सारे रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि एक दूसरे में वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी से डिफ़र करते हैं। अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाले ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रीजन डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है 10⁶ हर्ट्ज, और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम आती है। जैसे माइक्रोवेव जो होती है 10⁻10 हर्ट्ज जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है, और ये माइक्रोवेव रडार में काम आती है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव्स 10⁻13 हर्ट्ज होती है, और ये हीटिंग के लिए काम आती है। मतलब जो हमारा इंडक्शन कुकर होता है उसमें इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। माइक्रोवेव में भी इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी रीजन, जो कि 10⁻16 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, ये सन्स रेडिएशन, इसका सन रेडिएशन है। और एक स्मॉल पोर्शन जो कि 10⁻15 हर्ट्ज के अराउंड होता है, उसको विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट बोलते हैं। और ये ओनली पार्ट है जो हमारी आइज़ सी करती हैं, देख सकती हैं। नॉन विजिबल रेडिएशन के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं इनको देखने के लिए। यहाँ देखो 10⁶ ऑर्डर का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्रॉडकास्टिंग के काम आती है। 10⁻10 का जो फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रम होता है उसको हम माइक्रोवेव बोलते हैं, माइक्रोवेव, और ये रडार में काम आती है। 10⁻13 ऑर्डर का फ्रिक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं, और ये हीटिंग के काम आता है। 10⁻15 को विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यही हमारा आई देख सकती है। 10⁻16 को अल्ट्रा वायलेट रीजन बोलते हैं, ये सन का जो रेडिएशन होता है वो होता है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, ठीक है। और ये कैसे डिफाइन होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। वैक्यूम में सारी जो रेडिएशंस होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ द वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ हो, सारी रेडिएशंस सी की स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रैवल करती हैं। वैक्यूम में
सारी रेडिएशंस लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड होती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है। एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं वेव नंबर। और वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इज़ द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। वेव नंबर इज़ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कितनी वेवलेंथ अपॉन कितनी लेंथ पे डिवाइडेड है वो करते हैं वेवलेंथ अपॉन लेंथ। मतलब वेव नंबर इज़ नंबर ऑफ वेवलेंथ अपॉन पर यूनिट लेंथ। और इसकी जो यूनिट होती है वो वेवलेंथ की इन्वर्स होती है, मतलब मीटर इन्वर्स होती है। अब इस स्पेक्ट्रम को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाली होती हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स। सबसे कम फ्रिक्वेंसी और सबसे लंबी वेवलेंथ। सबसे कम फ्रिक्वेंसी और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? लॉन्ग रेडियो वेव्स की। 10⁴ तक होती है। 10⁶ पे बैठा है AM। रेडियो वेव्स 10⁶ से 10⁸ की फ्रिक्वेंसी में लाई करती हैं और इनकी वेव, ठीक है, तो 10⁶ पे लाई करता है AM, फिर FM, उसके बाद माइक्रोवेव आता है 10⁻10 पे, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन आता है 10⁻13 पे, ठीक है, फिर 15 पे आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। 10⁻15 का ऑर्डर होता है अल्ट्रावायलेट, 10⁻15 का होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। 10⁻15 पे होता है, छोटा सा पार्ट है विजुअल स्पेक्ट्रम का। अल्ट्रावायलेट रेज 10⁻16 की होती हैं और उसके बाद 10⁻18 की होती हैं एक्स रेज। और हम जानते हैं गामा रेज भी एक्स रेज से सिमिलर हैं, लेकिन एक्स रेज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली होती हैं गामा रेज। ठीक है, तो एक्स रेज फिर गामा रेज। अब यहाँ देख लो, तो अब हम फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो लॉन्ग रेडियो वेव्स से बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, और उसमें भी AM की फ्रिक्वेंसी, FM की फ्रिक्वेंसी बड़ी होती है AM से। उसके बाद हमारी माइक्रोवेव आ जाती है, माइक्रोवेव से बड़ी इंफ्रारेड, उसके बाद UV, उसके बाद विजुअल, फिर UV, फिर एक्सरे और फिर गामा रेज। ठीक है, लॉन्ग रेडियो, फिर रेडियो में AM से बड़ी FM, FM से बड़ी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से बड़ी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से बड़ी विजुअल, विजुअल से बड़ी UV, UV से बड़ी एक्स रेज, एक्स रेज से बड़ी गामा रेज। अब ये ऑर्डर फ्रिक्वेंसी का है, इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा वेवलेंथ का। ठीक है, तो विजुअल स्पेक्ट्रम जो है, विजुअल स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की होती है और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वायलेट की। कलर्स कैसे होते हैं? रेड, ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्लू, विबग्योर। अब देख लो, विबग्योर लिख गया। सबसे बड़ी वेवलेंथ अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर इस तरीके का होता है। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी
वी से, फिर उससे बड़ी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ सबसे बड़ी है तो फ्रिक्वेंसी यहाँ सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी वी की, फिर आई की, फिर बी की, फिर जी की, फिर वाई की, ओ आर, मतलब रेड की सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी होती है और सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, और वी की तो ऐसे याद रखेंगे कि इस ऑर्डर में जो लिखा हुआ है विबग्योर, ये फ्रिक्वेंसी घटती है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी वी की होती है, फिर घटती है फ्रिक्वेंसी। तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का हो जाएगा। तो ऊपर फ्रिक्वेंसी ऐसे में और नीचे वेवलेंथ ऐसे में घटती है। तो वेवलेंथ जो है वो यहाँ वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी और यहाँ फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वॉयलेट की, सबसे कम रेड की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की, और सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की। तो डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल, एंड इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस दो वेव्स का कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन का उस कॉम्बिनेशन से जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, मतलब ये मान लो दो वेव्स हैं ये, इनसे जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं उनका अगर वेक्टर या अलजेब्रिक सम लें तो उससे एक नई वेव क्रिएट होती है। वेक्टर या अलजेब्रिक सम लें हम, उससे नई वेव क्रिएट होती है, उसी को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो दो वेव आपस में कॉम्बाइन करती हैं तो तीसरी वेव बनाती हैं, उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ वेव्स, इससे हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पता चलता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो रेडिएशन होता है जो कि हॉट बॉडीज़ इमिट करती हैं। दूसरा, अगर कोई रेडिएशन स्ट्राइक करता है किसी मेटल सरफेस पे अगर कोई रेडिएशन स्ट्राइक करता है तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने लगते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। और ये नोट करने वाली बात है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसको मैक्स प्लैंक ने दिया था 1900 में। प्लैंक ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिस्कवर किया है और प्लैंक ने ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दोनों ये प्लैंक ने ही करे हैं 1900 में। जब किसी सॉलिड को हीट करा जाता है तो वो रेडिएशंस निकालते हैं। हमने देखा है तो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ के रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक आयरन रॉड को हमने गर्म किया, तो आयरन रॉड को गर्म किया तो सबसे पहले ये डल रेड होगी। ठीक है, डल रेड होने के बाद फिर बहुत ज़्यादा रेड होती चली जाएगी। ठीक है, रेड होने से उसके बाद वाइट हो जाएगी, हल्का सा वाइटर येलोइश हो जाएगी, उसके बाद ब्लू हो जाएगी। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो एकदम नीली पड़ जाएगी, लाल से नीली। इसका मतलब ये है कि ये ब्लू है और ये रेड है। यहाँ बहुत लो फ्रिक्वेंसी है, लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन पहुँच जाता है जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी जाता है रेडिएशन, क्योंकि हम जानते हैं विबग्योर में वॉयलेट का फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और रेड की फ्रिक्वेंसी सबसे कम, और ऐसे फ्रिक्वेंसी घटती है। ठीक है, तो ऐसी आइडियल बॉडी जो कि इमिट और एब्जॉर्ब करती है ऑल फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन, सभी फ्रिक्वेंसी के जो
सभी फ्रिक्वेंसी के जो रेडिएशंस इमिट और एब्जॉर्ब करती है उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ऐसी आइडियल बॉडी होती है ब्लैक बॉडी जो सभी फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस इमिट करती है, और इसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। प्लैंक ने सजेस्ट किया कि ये जो रेडिएशंस होती हैं ये कंटिन्यूस नहीं होती, रदर ये रेडिएशंस जो निकलती हैं ये एक फिक्स्ड पैकेट्स में निकलती हैं, और इन्हीं पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट्स को उन्होंने क्वांटम बोला। कंटिन्यूस नहीं है, ये डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ हैं और इसको क्वांटम बोलते हैं। और ऐसा क्वांटम जो एक बार में, वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो एक बार में ट्रांसफ़र होती है उसको हम क्वांटम बोलते हैं। और ये एनर्जी, तो ये जो एक क्वांटम में एनर्जी निकलती है, ये जो एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो जो एनर्जी है इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। एनर्जी फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी इज़ इक्वल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी। मतलब एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी और इसके बीच में आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट को एच बोलते हैं। और 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है। मैक्स प्लैंक को 1918 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज़ मिला था 1918 में फिजिक्स में फॉर हिज क्वांटम थ्योरी। उनकी जो क्वांटम थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी के लिए प्लैंक को 1918 में मिला था नोबेल प्राइज़। तो जो मैक्स प्लैंक थे ये भी जर्मन फिजिसिस्ट थे, एल्बर्ट आइंस्टीन भी जर्मन फिजिसिस्ट थे। अब बात आती है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने, इनके ही नाम पे फ्रिक्वेंसी की यूनिट पड़ी है। तो ये हर्ट्ज जो हैं इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने पाया कि कुछ मेटल्स पे, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, ऐसे मेटल्स पे जब हम लाइट की बॉम्बार्डमेंट करते हैं, जब हम लाइट देते हैं, रेडिएशन बॉम्बार्ड करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इसी को फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसमें दो चीज़ें आई। जैसे ही जो लाइट है वो सरफेस को स्ट्राइक करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाते हैं और इसके बीच में कोई टाइम लैग होता नहीं है। ब्राइटनेस या इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में निकलना चालू हो जाएंगे। देखो, हर मेटल के लिए एक फ्रिक्वेंसी होती है। उस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी की अगर लाइट डालेंगे तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अगर उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की ही लाइट आएगी तभी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कंटिन्यू हो पाएगा। इसी लाइट की फ्रिक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द फोटो, मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके इजेक्ट होते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी लाइट की उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हर्ट्ज ने ये सारी चीज़ें बता तो दी थी,
लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के लॉज के बेसिस पे वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ढंग से प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज़ें वैलिड हैं। इसको प्रूव किया था आइंस्टीन ने, और आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन किया था और सही से बताया था कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्यों होता है, क्यों एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट जब पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं, और इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ये इसका रीज़न समझाया था आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन को 1921 में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए 1921 में एक्सप्लेनेशन ऑफ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आइंस्टाइन को मिला था नोबेल प्राइज़ 1921 में। और ये क्वेश्चंस आ चुका है एसएससी में। और अगर मैं बात कहूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। जर्मनी में बॉर्न हुए थे लेकिन अमेरिका के फिजिसिस्ट थे, और ये आइजैक न्यूटन के बाद में सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। 3 रिसर्च पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए थे, एक स्पेशल रिलेटिविटी पे, एक ब्राउनियन मोशन पे और एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे। इन 3 रिसर्च पेपर्स में से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के रिसर्च को 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये तीनों रिसर्च पेपर्स जो कि स्पेशल रिलेटिविटी, ब्राउनियन मोशन और फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे थे, ये 1905 में पब्लिश हुए और 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। आइंस्टाइन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो h(v0) होती है, और इस मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की हेल्प से इन्होंने एक्सप्लेन किया था ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को। ओके, ठीक है। तो वर्क फंक्शन बोलते हैं वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मतलब जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन उतनी ही एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और सिल्वर में बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉपर लेगा, उसके बाद सिल्वर लेगा। उसके बाद मैग्नीशियम, लीडियम, फिर सोडियम, और सबसे कम एनर्जी लगेगी पोटेशियम में। सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है कॉपर, सबसे कम लेता है पोटेशियम। तो कॉपर मैग्नीशियम सिल्वर में कॉपर, फिर सिल्वर, फिर मैग्नीशियम, ये है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, ये ज़्यादा एनर्जी लेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा लेगा लिथियम, फिर सोडियम, और सबसे कम लेगा पोटेशियम। जो लाइट का डुअल नेचर है उसने साइंटिस्ट के मन में एक डिलेमा पैदा कर दिया। एक तरफ तो जो लाइट का पार्टिकल नेचर है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जैसे चीज़ों को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन कर पा रहा था, और दूसरी तरफ ये जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, वो वेव बिहेवियर के वजह से होने वाले फिनोमेना जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। फिर उसके बाद साइंटिस्ट पे एक ही ऑप्शन बचा, टू एक्सेप्ट कि लाइट के पास डुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और
पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होते हैं, और इसी नेचर को वेव पार्टिकल डुअलिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी ये वेव पार्टिकल डुअलिटी फॉलो करते हैं। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड करती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे पास होने के बाद लाइट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करती है अपने पाथ को। यही वजह है कि जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म को पास करती है, तो प्रिज्म के पास करने पर जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, वो उतना ही कम डेविएट करेगा। मतलब यहाँ से जा रहे थे तो जो सबसे कम जो डेविएट किया वो था रेड लाइट। उसके बाद जो डेविएट किया और सबसे ज़्यादा जो डेविएट किया वो था वायलेट, क्योंकि वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेंड हुई, और इसकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ, वायलेट की जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा प्रिज्म में। तो वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट करी, रेड लाइट सबसे कम डिफ्लेक्ट करी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से प्रिज्म में बन गया लाइट का एक स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में कितने कलर्स होते हैं? VIB GYOR, विबग्योर, 3 4 3 7 कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम में, और रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं। ये जो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, जिसमें वायलेट से रेड तक लाइट्स फ्रिक्वेंसी होती हैं, इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कंटिन्यूस बिकॉज वायलेट ब्लू से मिलती है, ग्रीन बनाती है, ग्रीन येलो से मिलती है, ऑरेंज बनाती है, इस तरीके से चलता रहता है। इसमें बोल रहा है कि जो किसी भी सब्सटेंस जो रेडिएशन इमिट करता है उसका स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जिन्होंने ये रेडिएशन पी लिया है, मतलब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया है, उनको बोलते हैं एक्साइटेड। दे आर एक्साइटेड। व्हेन दे एब्जॉर्ब द रेडिएशन दे आर एक्साइटेड। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लिखा है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रीट वैल्यूज़, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर कंटिन्यूस ना रख के डिस्क्रीट रखा जाए तो उस चीज़ को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं विजिबल लाइट की, तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। लेकिन गैस फेज़ में जो एटम्स होते हैं उनका जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, तो रेड टू वायलेट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता। वो जो लाइट होती है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पे आती है। लाइट आ गई, फिर डार्क स्पेस, फिर एक लाइन आ गई, फिर डार्क स्पेस, फिर लाइन आ गई। तो जो बीच में डार्क स्पेसेस होते हैं
उनके बीच में। ऐसे स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं, क्योंकि ब्राइट लाइंस से जो रेडिएशन होता है वो आइडेंटिफाई होता है। जैसे ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसमें दिख रही होगी कि ब्लैक गैप्स आ रहे हैं, फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक लाइन आ रही है, फिर लाइन आ रही है दूसरे कलर की, फिर लाइन आ रही है, फिर गैप आ रहे हैं, लाइन गैप ऐसे चलता रहता है। इस लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट या डिस्कवर किया था या यूज़ किया था सबसे पहले किसने? रॉबर्ट बंसन ने। लाइन स्पेक्ट्रा को एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले रॉबर्ट बंसन ने यूज़ किया था। रॉबर्ट बंसन, यही इन्हीं के नाम पे बंसन बर्नर पड़ा है। बंसन बर्नर रॉबर्ट बंसन के ही नाम पे पड़ा है। तो रॉबर्ट बंसन ने सबसे पहले लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा का यूज किया था। अब देखो एलिमेंट्स जैसे रुबिडियम, सीज़ियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम, ये जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स तब डिस्कवर किए जब इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हीलियम है वो भी सन में डिस्कवर किया गया है थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। ऐसे ही जब हाइड्रोजन गैस को गैसियस हाइड्रोजन के पास अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया तो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज़ के रेडिएशन देखने को मिले, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना। और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस होती हैं जिनको उनके डिस्कवरर्स के नाम पे रखा गया है।